Hello guys, here I am back with one more video of biochemistry and today I am gonna talk about chemistry of lipids. काफ़ी important topic है. Topic important एग्ज़ाम पर्पज़ से ना हो भले, पर अगर हम लिपिड्स को अगर बेसिक से हम समझेंगे तो देन हम उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हम समझ पाएंगे, राइट. अगर मुझे स्ट्रक्चर्स प्रॉपर नहीं पता होंगे, अगर मुझे नहीं पता कि फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, अगर मुझे नहीं पता कि स्विंगोमाइलिन्स क्या हैं, अगर मुझे ये नहीं पता ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं, अगर मुझे ये नहीं पता ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, देन मैं मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर पाऊँगा. ठीक है, तो इसीलिए केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स को पहले करना सबसे बेस्ट है. क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म हमको परफेक्ट करना है, राइट. सो कंटिन्यू करते हैं with our topic, today's topic, that is the chemistry of lipids. Okay, chemistry of lipids. See, okay, तो आप अपने लैंग्वेज में आप सोच सकते हैं what are lipids. लिपिड्स एक्चुअली वो सब्सटेंसेस हैं या वो कंपाउंड्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जो जिनको हम बोलते हैं जो वाटर में क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, राइट. अगर वाटर इनसोल्यूबल हैं तो कहाँ सोल्यूबल होंगे, तो आंसर है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं, राइट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाइक बेंजीन होगा, राइट, ईथर होगा, एंड कुछ भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जहाँ पर ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जो ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हो, उनको हम बोलते हैं लिपिड्स. एंड लिपिड्स वो जो वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है. वाटर में इनसोल्यूबल हैं, इसीलिए इनका डाइजेशन भी काफ़ी अलग होता है, इनका एब्जॉर्प्शन भी काफ़ी अलग होता है, इनका ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी अलग होता है, इनका स्टोरेज भी बहुत अलग है, इनका फिर एक्शन भी, अगेन एक्शन के लिए भी फिर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है. स्टोर्ड पार्ट से लेके हम एक्शन जहाँ करवाना चाहते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. अगेन वो सब भी डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल है, तो सर्कुलेशन में डायरेक्टली इसका घूमना मुश्किल है, राइट. सो आज हम इसलिए लिपिड्स को पकड़ते हैं, ठीक है. अच्छा, लिपिड्स का ना सबसे पहले हमको फंक्शंस पता होना चाहिए. मतलब अगर मैंने फंक्शंस पकड़ लिया क्या है क्यों है, देन मैं लिपिड्स को थोड़ा सा और जान दे दूंगा इसको पढ़ने के लिए. सी, फंक्शंस क्या होंगे, एक निमोनिक है, याद रखना है. निमोनिक क्या है, सैड EMI पर, ठीक है, सैड EMI पर, ओके. सैड EMI पर मतलब सी, सैड को मैं अलग लूँ, ओके, सैड को मैं अलग लूँ, EMI को अलग लूँ और पर को मैं अलग लूँ. सैड को कुछ नहीं करना है, सैड में बस ए को काट के आपको ई लगाना है एंड आपका निमोनिक बन जाता है. तो सबसे पहला सैड देखते हैं, सैड SAD. निमोनिक क्या है, सैड EMI पर, ठीक है, सैड EMI पर, ठीक है. ए को काट के ई डालना था, राइट. ए सबसे पहले एस क्या है, सर्फेक्टेंट. सबसे पहला फंक्शन क्या हुआ, सर्फेक्टेंट. ई क्या हुआ, एमल्सिफाइंग एजेंट, राइट. डी क्या हुआ, डिटर्जेंट. तो 3 फंक्शंस हो गए. नेक्स्ट क्या है, EMI पर, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा, EMI बराबर. EMI पर मतलब हम क्या बोलेंगे, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. याद रखो पहला ई वाला क्या था, वो पहला ई एमल्सिफाइंग एजेंट है. याद रखने का तरीका है दैट तीनों जो चीज़ दिया है ना, सर्फेक्टेंट, एमल्सिफाइंग एजेंट, डिटर्जेंट, ये एक ही टाइप का काम कर रहे हैं. ये मिसल फॉर्मेशन करना, मतलब आप समझ पा रहे हो ना, एक ही चीज़ टाइप आपको देख के समझ जाएगा. M स्टैंड्स फॉर सी, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, M स्टैंड्स फॉर मेम्ब्रेन. सी, मेम्ब्रेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन का एक पार्ट है. कौन से मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है, राइट. I स्टैंड्स फॉर इंसुलेशन. फॉर एग्जांपल फैट हम जानते हैं, फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स में इतने ठंडे वेदर में रहते हैं वो,
तो उनका फैट ही है जो उनको क्या करता है, फैट ही है जो उनको अंदर इंटरनल टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है, राइट। ओके, सो तीसरा जो मेरा है, तीसरा क्या है मेरा, सैड EMI पर, PAR। P स्टैंड्स फॉर हियर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे, हमने डाइसेक्शन किया था, हमको याद है कि हम जब कोई भी ऑर्गन निकालते हैं तो उसमें एक फ़ैट की एक कोटिंग मिलती है हमको, राइट। एक फैट का एक लेयर मिलता है। फैट इसलिए होता है ताकि वो एक कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करे, एक एकदम सॉफ्टनेस दे और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। इसलिए हर ऑर्गन के ना ऊपर एक लेयर होता ही है फैट का। A स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ कीड़ा। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं कीड़ा, KEDA। ये फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है, ठीक है। एंड थर्ड इज द R मतलब रेगुलेटर, ठीक है। सो हमने कितने फंक्शंस देख लिया अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंक्शंस हो गए हैं यहाँ पर। कितने हो गए, 9 फंक्शंस हो गए मुझे लिपिड के हो जाते हैं, ठीक है। सो ये निमोनिक याद रखना है, सैड EMI पर, राइट। तो सैड S सर्फेक्टेंट, E एमल्सिफाइंग एजेंट, D डिटर्जेंट। EMI का E एनर्जी, मेम्ब्रेन एंड I फॉर इंसुलेशन। PAR का P प्रोटेक्शन, A एब्जॉर्प्शन, R रेगुलेटर, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं मेनली केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स पर, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स के लिए ना, लिपिड्स एक्चुअली होते क्या हैं, लिपिड्स केमिकली, लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स केमिकली क्या होते हैं। सी, एक चीज़ हम जानते हैं कि लिपिड्स को अगर हम तोड़ने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारे पास ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड्स होते हैं, बराबर। तो अगर मैं लिपिड्स बनाने जाऊँ तो क्या मैं इनको जोड़ूंगा तो वापस से मुझे लिपिड्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो लिपिड्स केमिकली क्या होंगे, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, राइट। हम क्योंकि हमेशा पढ़ते हैं ना, लिपिड्स को तोड़ा मैंने, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स आए, हमने हमेशा से डाइजेशन वाले चैप्टर, डाइजेशन हर जगह जब भी हमने डाइजेशन टॉपिक पढ़ा है, हमने एक चीज़ ज़रूर पढ़ा है कि लिपिड्स को तोड़ने पर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स बनते हैं, राइट। तो क्यों ना उन दोनों को ही जोड़ के हम वापस से लिपिड बनाए, बराबर। उन दोनों को कैसे जोड़ना है, सी, ग्लिसरॉल क्या होता है, अगेन फिर मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बताया था दैट ग्लिसरॉल 3 कार्बन चेन है जिसमें हर एक कार्बन पे आपको एक OH मिलेगा, तो ये आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। आपको हर एक कार्बन का बस H हटाना है, हर एक कार्बन का आपको H हटाना है, हर एक कार्बन का आपको बस H हटाना है और O एज इट इज़ रखना है, राइट। O एज इट इज़ रखना है, बराबर। H बस हमने हटा दिया। अब इसमें क्या है, मैंने क्या बोला था, फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, RCO ग्रुप है मेरा, ठीक है। ये RCO ग्रुप को यहाँ लगाते जाएंगे, ठीक है। ये सी, मैं R1 R2 लिख सकता हूँ क्योंकि नॉट नेसेसरी कि R सेम ही होगा, ठीक है, ठीक है। सिंपल लिपिड्स ऐसे ही होते हैं, मतलब सिंपली आप देख सकते हो लिपिड्स ऐसे ही होते हैं। लिपिड्स, ये जो दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर से बनाया है, ये एसाइल ग्रुप्स है, ये फैटी एसिड्स है, राइट। एंड जो वाइट कलर से बनाया है वो ग्लिसरॉल है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिंपली ये हुआ है दैट फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स RCOOH होते हैं बेसिकली, जिसमें से उसका OH हट गया, राइट। ग्लिसरॉल में मैंने बताया था यहाँ पर एक H रहता है, कि मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ग्लिसरॉल में मान लो ये COH है, COH है या COH है, मैंने क्या बताया था कि H हटाना है, यहाँ से H हटाना है, यहाँ से H हटाना है, एंड यहाँ से मैंने क्या हटाया, असाइल ग्रुप से फैटी एसिड से OH हटाया। तो टोटल मैंने क्या हटाया, यहाँ से H हटाया, वहाँ से OH हटाया, तो मैंने टोटल क्या निकाला, वाटर मॉलिक्यूल निकाला, राइट। तो मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल के मैंने दोनों को जोड़ दिया, अल्कोहल एंड एसिड। क्या मैंने ये एस्टर नहीं बनाया, क्या हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन नहीं है ये, जिसमें हम वाटर निकाल रहे हैं, हम एक एसिड और एक अल्कोहल को जोड़ रहे हैं, राइट। ओके, सो ऐसा एक स्ट्रक्चर याद रखना है, ये हमेशा हमको काम आएगा जब मैं
फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म भी पढ़ूंगा, तब भी मुझे ये ज़्यादा काम आएगा, राइट। सो अभी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। मैंने वो स्ट्रक्चर इसलिए बताया था क्योंकि आपको अभी क्लासिफिकेशन में काम आएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन में ना लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल लिपिड्स, क्लासिफाइड एज कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड लिपिड्स। क्या मतलब होते हैं इनके? देखो, सिंपल लिपिड्स मतलब ये जो मैंने बनाया ना अभी, ये सिंपल लिपिड है। ये क्या है? ये सिंपल लिपिड है, ठीक है। सिंपल लिपिड कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलेगा, राइट, और आपको असाइल ग्रुप्स मिलेंगे, ठीक है। आपको 3 असाइल ग्रुप्स मिलेंगे, तो ये आपके सिंपल लिपिड्स है। इसमें कुछ नहीं है। आपको सिंपली आपको क्या क्या है इसमें, देखो सिंपल लिपिड्स में आपको क्या क्या है, आपको ग्लिसरॉल है एंड फैटी एसिड है, राइट। कंपाउंड लिपिड्स में क्या होता है, फ़र्क क्या है? कंपाउंड लिपिड्स में भी क्या होता है, ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड होगा, इसके अलावा ना एक कंपाउंड और होता है, वो है, मान लेते हैं वो होता है एक्स, मान लेते हैं एक्स। कुछ भी हो सकता है, एक्स क्या क्या हो सकता है? सी, एक्स कैन बी फॉस्फोरिक एसिड, और एक्स कैन बी अदर देन फॉस्फोरिक एसिड। सिंपल है, अदर देन फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। सी, एक्स कैन बी फॉस्फोरिक एसिड, ईदर इट कैन बी फॉस्फोरिक एसिड और इट कैन बी अदर देन फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड का क्या मतलब होगा कि देखो फिर से वो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर C है, यहाँ पर O, यहाँ पर C, H, मैंने H हटाते गया मैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या डाला, C डबल बॉन्ड O R1 डाला, राइट। यहाँ C डबल बॉन्ड O R1 डाला, ट्विस्ट है R2 डाला। ट्विस्ट है आपके इस कार्बन पे, जहाँ पर आपको क्या डालना है, आपको डालना है फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? कंपाउंड में ग्लिसरॉल है, कंपाउंड में आपके पास ग्लिसरॉल है, कंपाउंड में आपके पास फैटी एसिड्स हैं, कंपाउंड में आपके पास फॉस्फेट है। 3 स्ट्रक्चर्स मिल गए, तो ये मेरा क्या होगा, ये क्या होंगे, फॉस्फोलिपिड्स होंगे। क्यों फॉस्फोलिपिड्स होंगे? क्योंकि ऐसे लिपिड्स जिनमें फॉस्फोरिक एसिड है उनको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि उनको हम क्या बोलेंगे जिनके पास फॉस्फेट नहीं है, आगे देखेंगे हम उनको क्या बोलते हैं, राइट। बट अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो कि ये मेरे फॉस्फोलिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ ये है दैट ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये काफ़ी अनस्टेबल ग्रुप है। मतलब अगर ऐसे रहा तो इट इज़ अनस्टेबल। इसको स्टेबल करना है तो इसको किसी y के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसको किसके साथ जुड़ना पड़ेगा? इसको किसी y के साथ जुड़ना पड़ेगा। अब y क्या होगा? y कैन बी अगर मैं यहाँ पर एक ग्रुप लगा दूँ जिसको मैं बोलता हूँ कोलिन, तो भी ये स्टेबल है। अगर मैं इसको एक और ग्रुप लगा दूँ जिसको मैं बोलता हूँ इथेनॉल अमाइन, तब भी ये स्टेबल है। मैं इसमें एक और ग्रुप लगा दूँ ग्लिसरॉल, सोचो ग्लिसरॉल ऑलरेडी है पर भी मैं फॉस्फोरिक एसिड में भी ग्लिसरॉल डाल रहा हूँ, ठीक है। सो तब भी ये स्टेबल है, ठीक है। तो 3 कंपाउंड्स में डाल सकता हूँ। अब आप बोलोगे कोलिन क्या होता है? देखो कोलिन कुछ नहीं है, कोलिन बस एक नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जिसकी 4 वैलेंसीज में से 3 वैलेंसीज मिथाइल ग्रुप लेते हैं एंड एक वैलेंसी C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप लेता है। क्योंकि 4 को दे रहा है इसलिए यहाँ पर हमारा आता है पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। ये क्या है मेरा कोलिन? कोलिन इज नथिंग बट इट्स अ नाइट्रोजन कंपाउंड जिसके 3 वैलेंसीज मिथाइल ग्रुप सेटिस्फाई करते हैं और एक वैलेंसी इथाइल ग्रुप सेटिस्फाई करता है, राइट। अब ये बॉन्ड जुड़ेगा कहाँ से? तो आंसर है वो यहाँ से जुड़ेगा, इस इथाइल ग्रुप के थ्रू जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? देखो फॉस्फोरिक एसिड का ये देखो ये स्ट्रक्चर है मेरे पास फॉस्फोलिपिड का। इसमें मैंने क्या कर दिया, मान लो मैं इस सब चीज़ों को मिटा दूँ, मान लो मैं इस चीज़ को सब मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, मान लो
मैंने ये जो कोलिन स्ट्रक्चर है मैंने इसको यहाँ लगाया फॉस्फेट पे, कैसे लगेगा, C2H5, ठीक है, NCS3 CH3 NCS3 और साथ में प्लस रहेगा क्योंकि 4 वैलेंसेस सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है। अभी क्या बन गया, अब देख सकते हो ये बना मेरा फॉस्फोलिपिड, उस पर मेरा लग गया कोलिन। क्या बना ये, क्या बना, फॉस्फोलिपिड प्लस कोलिन, क्या बना ये, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोटाइडिल कोलिन। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोटाइडिल कोलिन। क्या बोलते हैं हम उसको, फॉस्फोटाइडिल कोलिन, राइट। तो ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉस्फेटाइडिल कोलिन। क्यों, क्योंकि मुझे काफ़ी बार मुझे देखने को मिलेगा, ये स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इसको नाम दिया गया है लेसिथिन, जानते होंगे आप सब, फॉस्फेटाइडिल कोलिन मतलब लेसिथिन, फॉस्फेटाइडिल कोलिन मतलब लेसिथिन, राइट। कैसे आप जानते होंगे, देखो आपने पढ़ा होगा सर्फेक्टेंट, लंग सर्फेक्टेंट नाम का कुछ चीज़ पढ़ा है। लंग सर्फेक्टेंट में आपके पास होता है डायपामिटॉइल फॉस्फोटाइडिल कोलिन, राइट। सो डायपाल्मिटॉइल फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ये आपका क्या होता है, लंग सर्फेक्टेंट है। सर्फेक्टेंट हम जानते हैं क्या होता है, इट रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन, लंग्स में होता है ताकि एल्वेओलाई कोलैप्स ना कर जाए, राइट। सो इस चीज़ को केमिकली लंग सर्फेक्टेंट को हम क्या बोलते हैं, केमिकली व्हाट आर लंग सर्फेक्टेंट्स, दीज आर डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटाइडिल कोलिन, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ओके। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेरे पास एंजाइम है, इसको बोलता हूँ फॉस्फोलाइपेजेस। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम बताना है मुझे। फॉस्फोलाइपेज सबसे खास बात A2 वाला, फॉस्फोलाइपेज A2 ना एक्चुअली इट इज़ प्रेजेंट इन अ स्नेक वेनम। क्लिनिकल कंडीशन आता है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में जहाँ पर हीमोलाइसिस हो चुका होता है एंड कहीं ना कहीं किडनी फेलियर भी कंडीशन आ जाता है स्नेक वेनम से। अब वो क्यों होता होगा, हीमोलाइसिस भी हो रहा है, किडनी फेलियर भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, सी यहाँ पर फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, आप 2 समझ में आ रहा है, 2 मतलब आप एक काम कर लो, आप 2 मतलब आप सिंपली आप वापस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और मैं यहाँ पूरा कोलिन नहीं बना रहा हूँ, मैं बस यहाँ कोलिन लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहे थे मेरे पास, COR1 COR2 बराबर, ओके। A2 समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है A2 क्या बोल रहा है, A2 मतलब आपका सिंपली आपका बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड वो तोड़ना चाह रहा है, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो ये स्ट्रक्चर बाहर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या है, सिंपली फैटी एसिड है। रिमेनिंग ये होगा, कौन सा होगा, रिमेनिंग, इतना हिस्सा रिमेनिंग है, रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, ये रिमेनिंग है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस कोलिन ऑल्सो, राइट, ओके। सो रिमेनिंग इतना स्ट्रक्चर है, राइट। इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइजोलेसिथिन। क्या बोलते हैं हम, लाइजोलेसिथिन बोलते हैं, राइट। ऑल्सो ये जो है मेरे पास, ये जो फैटी एसिड निकला, ये मेरा पूफा है। पूफा जानते हैं सब लोग, पूफा क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। हम देखेंगे क्या होता है, अभी मैंने डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में बात नहीं किया है, राइट, तो हम इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम अभी देखेंगे। फॉर अ वाइल आप मुझे बस ये सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। रेड वाला जो मैंने बनाया है वो लाइजोलेसिथिन है, जो ऑरेंज वाला मैंने निकाल चुका है वो पूफा है।
क्या काम आएगा अगर ये निकलेगा? तो पूफा एक्चुअली इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, राइट, प्रीकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बराबर। बाकी लाइजोलेसिथिन क्या है? मैंने रेड से क्यों बनाया लाइजोलेसिथिन? लाइजोलेसिथिन ना, लाइजो क्या करता है? इट इज़ अ हीमोलाइटिक एजेंट है, जो क्या कर सकता है? हीमोलाइसिस करता है। बताया था क्लिनिकल केस क्या होता है, आपको हीमोलाइसिस मिलेगा और आपको मिलेगा किडनी फेलियर, ठीक है। तो इसलिए ये क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास? लाइजोलेसिथिन हमारा क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है। और लाइजोलेसिथिन कैसे बना? जब आपका फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज नाम से आपको क्लियर लग रहा है दैट ये किसको टारगेट कर रहा है? फॉस्फोलिपिड को टारगेट कर रहा है। A2 से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, A2 से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सेकेंड कार्बन पे अटैक कर रहा है। कौन से कार्बन पे अटैक किया? सेकेंड कार्बन। ये मेरा कौन सा कार्बन हुआ? सेकेंड कार्बन होता है। सेकेंड कार्बन मतलब ये सेकेंड, देखो ये मेरा, अच्छा एक चीज़ मान लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ठीक है, ये थर्ड कार्बन है। तो ये सेकेंड कार्बन को इसने अटैक किया, राइट। सेकेंड कार्बन को अटैक करेगा, इसलिए मैंने उसका नाम A2 देखा, ठीक है, ओके। एंड जब अटैक करेगा तो दो कंपाउंड्स टूटेंगे, दो कंपाउंड्स में टूटेगा ये। एक कंपाउंड होगा पूफा, जो विच एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड सेकेंड इज लाइजोलेसिथिन। और लाइजोलेसिथिन क्या है? हीमोलाइटिक एजेंट है, राइट। हीमोलाइटिक एजेंट जो हीमोलाइसिस करेगा, बराबर, ओके। सो सी, हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे कंपाउंड लिपिड्स, ओके। कंपाउंड लिपिड्स में मैंने फॉस्फोलिपिड्स कवर कर लिया है ऊपर ऊपर। मैं कंपाउंड लिपिड्स में और भी स्ट्रक्चर्स कवर करूँगा, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली मेरे दूसरे, जिसमें फॉस्फेट नहीं है, राइट, जिसमें मेरे पास फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट के अलावा वो दूसरे कंपाउंड्स, तो वो क्या है, वो लास्ट में देखते हैं, ठीक है। तब तक हम डिराइव्ड देख लेते हैं, राइट। डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? सी, डिराइव्ड लिपिड्स ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ओके। सो here we gonna talk about derived lipids now, है ना, ओके। सो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? डिराइव्ड लिपिड सिंपली, एग्जाम्पल आप याद रखो, फैटी एसिड्स। आप खुद सोचो, फैटी एसिड्स को मैंने डिराइव्ड लिपिड्स क्यों बोला? फैटी एसिड्स बेसिकली आपको या तो लिपिड तोड़ने पर मुझे फैटी एसिड मिल रहा था, या फिर मैं फैटी एसिड से लिपिड बना सकता हूँ जब मैं ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ जोड़ दूंगा, ठीक है। मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज़ अ प्रीकर्सर, इधर इट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ फॉर लिपिड, और इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ लिपिड, ओके। दोनों चीज़ें आ सकती हैं, इसलिए हम इसको टर्म यूज़ करते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, राइट। हम इसलिए टर्म यूज़ करते हैं डिराइव्ड लिपिड्स, राइट। फैटी एसिड्स में ना मेनली क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें मुझे देखनी है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऑल्सो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सिंपली नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, बराबर है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, राइट। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में सिंपली आपको नाम याद रखना है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी बार यूज़ होंगे, वो है पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड जो 16 कार्बन कंपाउंड है। सेकेंड इज द स्टीरियक एसिड, जो 18 कार्बन कंपाउंड है, राइट, ओके। अनसैचुरेटेड में अगेन इंपॉर्टेंट नाम है, क्या है? लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एराकीडोनिक एसिड, ठीक है। सी, ये तीन नाम बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, एमसीक्यूज में भी कैसे पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं होते हैं। ऑप्शन सारे देगा, बस एक आधा ऑप्शन पामेटिक एसिड दे देगा। तो पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, दीज आर नॉट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, पामेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड। पामेटिक एसिड में आगे जाके उसमें बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स में हम इसी को डील करने वाले हैं, इसी फैटी एसिड्स को हम उठाएंगे, हम इसी फैटी एसिड के साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लिनोलिक एसिड और इसमें मुझे क्या याद रखना है, इनमें ना एक्चुअली एक चीज़ है, सी जो लिनोलिक एसिड है, जो लिनोलिक एसिड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं और इसमें 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो क्या है ये, पूफा बोलूँगा मैं इनको, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। क्या है ये, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें ऐसे फैटी एसिड्स जिनमें अनसैचुरेशन के जो कार्बन्स हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। एक और चीज़, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक को हम बोलते हैं इट बिलोंग्स टू ओमेगा 3 कार्बन और ओमेगा 3 फैमिली एंड इट बिलोंग्स टू ओमेगा 6 फैमिली। देखो 3 और ये 3 याद रहेगा, ओमेगा 3 फैमिली को बिलोंग करता है। अब ओमेगा 3 क्या होता है, सी फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड्स हम जनरली जानते हैं, व्हाट आर एक्चुअली फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स आर नथिंग बट दीज आर द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब होता है कि मान लो CH3 CH2 COOH, ये भी एक फैटी एसिड है मेरा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन मतलब ये ब्यूटायरिक एसिड है, तो ये भी एक मेरा फैटी एसिड ही है, ठीक है। ये भी मेरा क्या फैटी एसिड है। रूल क्या कहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से काउंटिंग हमको कहाँ से करना है, कार्बोक्सिलिक एंड से काउंटिंग करना है, राइट। अगर हम कार्बोक्सिलिक एंड से ना करें और हम बिल्कुल उल्टे एंड से काउंटिंग करते हैं, तो इसको मैं 1 लिखने की बजाय इसको मैं ओमेगा 1 लिखूँगा, इसको मैं ओमेगा 2 लिखूँगा, इसको मैं ओमेगा 3 लिखूँगा। सो ये है मेरे ओमेगास, ठीक है। अगर ओमेगा फॉर एग्जांपल ओमेगा 1, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं, लिनोलेनिक एसिड मान लेते हैं, तो ओमेगा 2 पे डबल बॉन्ड मिलेगा मेरे को, अनसैचुरेशन कहाँ मिलेगा, ओमेगा 2 पे मिलेगा। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सी यहीं पर इसका ना इम्पॉर्टेंस, अच्छा इम्पॉर्टेंस से याद आया एक चीज़, सबसे बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं वर्ड, वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड, बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिशनली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या है, ओमेगा 3, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ना मेनली फ़िश लिवर ऑयल में मिलता है, मैं यहाँ पर फ़िश ऑयल लिख सकता हूँ, मैं फ़िश ऑयल में मिलता है। और जो फ़िश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो है पेंट इनोइक एसिड। मतलब आप समझ आ रहे हैं, EN मतलब डबल बॉन्ड है आपके पास, पेंट मतलब 5 कार्बन है और आपके पास फैटी एसिड है, राइट। मतलब एक ऐसा फैटी एसिड जिसमें 5 कार्बन है और आपके पास EN है, और EN कहाँ पर मिलेगा, ओमेगा 3 पे। ओमेगा 3 मतलब 3rd कार्बन पे आपको ओमेगा मिलेगा, राइट। सो न्यूट्रिशनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बेसिकली आपको 2 जगह काफ़ी जगह काम आएंगे, वो है इन केस ऑफ मेंटल इलनेस और दूसरा प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। इसका कौन सा इफेक्ट होगा, प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट क्या होता है, मेंटल इलनेस पहले देख लेते हैं। मेंटल इलनेस लाइक आप समझ सकते हो, आप डिप्रेशन हो गया, डिमेंशिया हो गया, ऐसे चीज़ों को डील कर सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट, एक्चुअली ये इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट ना एक ऐसा इफेक्ट है विच एक्ट्स अगेंस्ट द इन्फ्लेमेशन, acts against the hypertension, acts against the aggregation of platelets, it acts against the what, against hyperlipidemia, right। इसीलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आफ्टर डिस्कसिंग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इंपॉर्टेंट चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स, राइट। सी एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होंगे, वो फैटी एसिड्स होते हैं जो बेसिकली हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, राइट। सो दैट इज़ वाई दे आर टू बी टेकन थ्रू आवर डाइट, राइट।
एंड नॉन एसेंशियल क्या होंगे? नॉन एसेंशियल बेसिकली वो फैटी एसिड्स हैं जो बॉडी में ऑलरेडी बनते हैं, जिनको डाइट में अलग से लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, राइट? ओके, सी अभी क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मैंने देखा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मेरे पास डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज क्या बोलता है दैट आपके पास डबल बॉन्ड है, आपके पास डबल बॉन्ड है, सो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ सकते हैं। कौन से कॉन्फ़िगरेशन आते हैं? आपके पास सिस आता है और एक ट्रांस आता है, ठीक है? तो सिस फैटी एसिड्स भी मुझे मिलेंगे एंड ट्रांस फैटी एसिड्स भी मुझे मिलते हैं, ठीक है? मतलब मैंने फैटी एसिड्स को डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन मैंने दो और टाइप्स में निकाल दिया, एक सिस फैटी एसिड्स और एक ट्रांस फैटी एसिड्स। सी ये चीज़ें बस सुननी है और समझनी है और आपको दिमाग में रखनी है, राइट? ये चीज़ें शायद कोई ना पूछे बट काम ज़रूर आएगा, काम कहीं ना कहीं काम आ सकता है, राइट? इसलिए चीज़ों को एटलीस्ट सुनो, लिख लो एंड उस चीज़ को दिमाग में रखो कि सिस मतलब क्या होता है, ट्रांस मतलब क्या होता है। आपको भले सीक्वेंस याद नहीं है कि मैंने कौन से सीक्वेंस में गया हूँ, बट पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स में हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, और सिस फैटी एसिड्स एंड ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, राइट? सिस फैटी एसिड्स जो बेसिकली हमारा नेचुरली जितने भी फैटी एसिड्स हमको मिलते हैं दे आर सिस फैटी एसिड्स। मेटाबॉलिज्म जो फैटी एसिड्स का होता है वो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं, राइट? ट्रांस फैटी एसिड्स देखा जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ है, ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा, ट्रांस फैटी एसिड्स हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, राइट? ठीक है, तो बस मुझे इतना ही बोलना है सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड्स में, ठीक है? अब होने के बाद अब मैंने क्या डिस्कस कर लिया, मैंने क्लासिफिकेशन में सारे टर्म्स देख लिया था, मैंने डेराइव्ड लिपिड्स भी देख लिया, मैंने सिंपल लिपिड्स भी देख लिया, कंपाउंड लिपिड्स में मैंने फॉस्फोरिक एसिड जिसमें है वो भी देख लिया, ठीक है? अब कुछ कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें फॉस्फेट नहीं है, उनके अलावा कुछ और है, ठीक है? बिफोर दैट मैंने एक चीज़ बताया था, फिर से रिकॉल करते हैं वो फॉस्फोरिक एसिड वाला। फॉस्फोरिक एसिड में मैंने बोला था कि फॉस्फोरिक एसिड में ये जो फॉस्फोरिक एसिड था, ठीक है, ये जो फॉस्फोरिक एसिड था इसका एक कैंडी अनस्टेबल है, ठीक है? अनस्टेबल है तो आप यहाँ क्या क्या जोड़ सकते थे? आप कुछ भी एक्स जोड़ सकते थे। एक्स कैन बी व्हाट? एक्स कैन बी कोलिन, एक्स कैन बी इथेनॉलामाइन, एक्स कैन बी कोलिन, एक्स कैन बी इथेनॉलामाइन और एक्स कैन बी ग्लिसरॉल, ठीक है? सो कोलिन अगर मैं जोड़ता हूँ तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या है? लेसिथिन, राइट? इथेनॉलामाइन में अगर जोड़ता हूँ, इथेनॉलामाइन क्या होता है? ओके, मैं बताता हूँ, बट इथेनॉलामाइन अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे जो स्ट्रक्चर मिलता है उसको मैं बोलता हूँ सिफेलिन। सी ये सारे स्टैंडर्ड नेम्स हैं, राइट? लेसिथिन हो गया, सिफेलिन हो गया, राइट? केमिकली अगर मैं जाऊँ तो उनके नाम एज इट इज़ मुझे समझेंगे कि कैसे कैसे बने, तो उस हिसाब से नाम भी वैसे आते हैं। मैं बताता हूँ इथेनॉलामाइन कैसे है। सी जैसे इथेनॉलामाइन अगर जोड़ता हूँ ना तो मुझे मिलेगा फॉस्फेटाइडल इथेनॉलामाइन। क्यों? क्योंकि मैंने फॉस्फोलिपिड में इथेनॉलामाइन जोड़ा, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? फॉस्फेटाइडल इथेनॉलामाइन। बट इसका स्टैंडर्ड नेम होता है सिफेलिन, ठीक है? सेम वे में फॉस्फेटाइडल कोलिन हो गया। क्यों फॉस्फेटाइडल कोलिन है? क्योंकि फॉस्फेटाइडल के साथ मैंने कोलिन को ऐड किया है, राइट? बट इसका स्टैंडर्ड नाम क्या है? लेसिथिन। सेम वे में इसका भी एक स्टैंडर्ड नाम होगा जब मैं ग्लिसरॉल लगाऊंगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो या फॉस्फोलिपिड के साथ क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कार्डियोलिपिन। इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है? कार्डियोलिपिन। सी कार्डियोलिपिन ना नाम से समझ में आ रहा है, कार्डियोलिपिन मतलब ये कहाँ से आया होगा? मायोकार्डियम से आया, ठीक है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मायोकार्डियल, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मायोकार्डियल माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है? कार्डियो वर्ड समझ में आना चाहिए, इसलिए कार्डियल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन से निकाला गया है, ठीक है? कार्डियोलिपिन। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका? इम्पॉर्टेंस ये है कि अगर इसका लेवल अगर
डिक्रीज होता है, ओके, इसका अगर लेवल डिक्रीज होता है ना, तो कार्डियक फेलियर जैसे मैनिफेस्टेशंस मुझे देखने को मिलते हैं। कैसे? कार्डियक फेलियर जैसे मैनिफेस्टेशंस मुझे देखने को मिलते हैं, कार्डियक फेलियर जैसे मैनिफेस्टेशंस देखने को मुझे मिलते हैं, राइट। तो इसलिए कार्डियोलिपिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है, ऑटो इम्यून अटैक होता है ना। ऑटो इम्यून अटैक हमारे बॉडी में अलग अलग एंटीबॉडी, सेल्फ एंटीजेंस के अगेंस्ट, मतलब सेल्फ एंटीजेंस जो हैं उन्हीं के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं, राइट। सो कार्डियोलिपिन्स के अगेंस्ट भी हमारे बॉडी एंटीबॉडीज बनते हैं, उनको बोलते हैं हम एंटी फॉस्फेटाइडल एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, ठीक है, जो सिंपली कार्डियोलिपिन्स को अटैक करता है। और कार्डियोलिपिन्स को अटैक करने पर क्या होता है, वही हुआ डिक्रीज्ड लेवल, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर और हाइपोथायरॉयडिज्म जैसे वाली कंडीशंस आ जाती है, राइट। ओके, सो मायोकार्डियल से निकाला गया, ओके, इतना याद रखना है। अभी इथेनॉलमाइन क्या होता है? इथेनॉलमाइन स्ट्रक्चर सभी को पता होना चाहिए क्योंकि सबने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया है। इथेनॉलमाइन क्या होता है? आपके पास C2H5, यहाँ पर OH है एंड यहाँ पर आपका अमीनो ग्रुप है। क्या ये इथेनॉलमाइन हो गया? क्या हो गया? इथेनॉलमाइन हो गया। ये इथेनॉल और ये अमाइन, इथेनॉलमाइन। मुझे इसको बस जोड़ना है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो ये बन जाता है फॉस्फोलिपिड इथेनॉल अमाइन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सिफेलिन बोलते हैं, राइट। ओके, अभी क्या होता है, सी मेरे पास कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक जुड़ने के बजाय कार्बोहाइड्रेट जुड़ सकता है, ओके, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड जुड़ने के बजाय कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। नाम सीधा क्लियर है, जैसे वहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स था, ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स में कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल लिपिड्स में क्या हो रहा था, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड्स है, एंड और क्या है, और एक अगर सिंपल लिपिड्स देखता हूँ तो ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, राइट। अगर कंपाउंड लिपिड्स में देखता था मैं अभी तक, तो क्या देखा मैंने? ग्लिसरॉल देखा, फैटी एसिड देखा और फॉस्फोरिक एसिड देखा। अभी कंपाउंड लिपिड्स में एक और टाइप है जिसमें ग्लिसरॉल की बजाय स्विंगोसिन है। ग्लिसरॉल की बजाय क्या है पर? स्विंगोसिन है। स्विंगोसिन क्या है? ग्लिसरॉल जैसा है, ग्लिसरॉल के बदले एक अल्कोहल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर पे हम नहीं जा रहे हैं, बट इस पे क्या है, स्विंगोसिन होगा, फैटी एसिड्स होगा, और क्या होगा, हेक्सोस शुगर होगा, ठीक है। स्विंगोसिन और फैटी एसिड्स को ना साथ में हमने एक नाम दिया है, उसको बोला जाता है, बार बार हम स्विंगोसिन एंड फैटी एसिड बार बार नहीं लिखेंगे, या बार बार हम उसको बार बार हम नहीं बोलेंगे, हम ना बोलते हुए हम एक वर्ड उसको बोलेंगे, वो वर्ड है सेरामाइड। क्या वर्ड है? सेरामाइड। सेरामाइड क्या होता है? स्विंगोसिन प्लस फैटी एसिड सेरामाइड होता है, राइट। ओके, सो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? सेरामाइड प्लस हेक्सोस शुगर। फॉस्फोलिपिड में क्या हो रहा था? फॉस्फोलिपिड में स्विंगोसिन की जगह ग्लिसरॉल था, फैटी एसिड था, और हेक्सोस शुगर की जगह फॉस्फोरिक एसिड था, बराबर। ग्लाइकोलिपिड्स में ओके, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखो फॉर एग्जांपल ये ग्लाइकोलिपिड है और ये फॉस्फोलिपिड है, राइट। इसमें ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल की जगह यहाँ पर स्विंगोसिन है, यहाँ पर फैटी एसिड था, उसकी जगह सेम फैटी एसिड ही है, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड था, इसकी जगह यहाँ पर क्या है, हेक्सोस शुगर है। समझ में आ रहा है? तो बस फ़र्क यही है फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स में, राइट, फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड्स में, बराबर। ओके फाइन। सो सबसे पहला ग्लाइकोलिपिड हुआ एक स्ट्रक्चर। अब ग्लाइकोलिपिड्स में मैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स ऐड करता जाता हूँ तो मुझे अलग अलग कंपाउंड्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लाइकोलिपिड्स में
सी मेरा बेस बन गया ग्लाइकोलिपिड। जैसे वहाँ पर फॉस्फोलिपिड था, उस पर मैं अलग अलग चीज़ें जोड़ रहा था, लाइक मैंने कोलिन जोड़ा तो मैंने फॉस्फेटाइडिल कोलिन बना लिया। जैसे मैंने इथेनॉल अमाइन जोड़ा तो मैंने सिफेलिन बना लिया। जैसे मैंने ग्लिसरॉल डाला तो मैंने कार्डियोलिपिन बना लिया, राइट। अल्टीमेटली क्या था, वो फॉस्फोलिपिड था। यहाँ ग्लाइकोलिपिड में हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स जोड़ेंगे। वहाँ पर फॉस्फोलिपिड में मैंने 3 चीज़ें जोड़ा था, इथेनॉल अमाइन, कोलिन एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स में भी हम 3 चीज़ें जोड़ेंगे। क्या क्या 3 चीज़ें होंगी? सी, अगर ग्लाइकोलिपिड्स में ऑलरेडी, अच्छा एक बात बताओ, ग्लाइकोलिपिड्स में क्या हेक्सोस शुगर है? तो आंसर है। होने के बाद एक और हेक्सोस शुगर अगर मैं डाल दूं तो होना क्या चाहिए स्ट्रक्चर को? स्ट्रक्चर का नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम क्या होना चाहिए? सी, ग्लाइकोलिपिड, अगेन मैं बोलूँ, ग्लाइकोलिपिड में क्या क्या है मेरे पास? सेरामाइड है और फैटी एसिड है और हेक्सोस शुगर है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब आप जानते हो, जब आपके पास 2 या 2 to 10 आपके पास कार्बोहाइड्रेट, हेक्सोस शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो आप उसको ऑलिगोसैकेराइड नाम देते हो, राइट। सो पूरे कंपाउंड के पास 2 हेक्सोस शुगर है, ठीक है। लेट इट बी, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बट 2 हेक्सोस शुगर है, इसलिए मैंने एक नाम क्या लिखना है, मुझे लिखना है ऑलिगोसैकेराइड। बट सिर्फ ऑलिगोसैकेराइड लिखूंगा नहीं चलेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सेरामाइड लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सेरामाइड में आपने 2 हेक्सोस शुगर डाला है। एक हेक्सोस शुगर आप सेरामाइड में डालते हो, लेट मी कट इट हियर, फैटी एसिड यहाँ थोड़ा ना है, सेरामाइड ही मतलब फैटी एसिड्स एंड स्विंगोसिन है, राइट। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या था आपके पास? सेरामाइड था और हेक्सोस शुगर था, राइट। तो आपने एक और हेक्सोस शुगर डाला तो आपके पास 2 हेक्सोस शुगर हो गए टोटल, ठीक है। तो 2 हो गए, मतलब आप हमेशा जानते हो 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट अगर आपके पास होते हैं तो आप उसको ऑलिगोसैकेराइड बोलते हो। 2 से कम होते हैं, मतलब 1 होता है तो आप उसको मोनोसैकेराइड बोलते हो, और 10 से ज़्यादा होते हैं तो आप उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हो, राइट। सो 2 से 10 है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑलिगोसैकेराइड नाम लिखा, दिख रहा है। एंड अगर मैंने यहाँ इसका हेक्सोस यहाँ इस नाम के लिए यूज़ कर लिया तो बचा सिर्फ मेरे पास सेरामाइड है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिख दिया? सेरामाइड ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। नाम इजी था, नाम जैसा जो चीज़ें जुड़ रही हैं वैसे वैसे इसके नाम है, ठीक है। तो सेरामाइड ऑलिगोसैकेराइड हो गया। अब सेरामाइड ऑलिगोसैकेराइड को एक अच्छा सा नाम दिया गया, जैसे सभी के स्टैंडर्ड नाम है वैसे यहाँ इसका भी नाम दिया गया है। इसको बोला जाता है ग्लोबोसाइड्स। क्या बोला गया है? ग्लोबोसाइड्स। क्या बोला गया है इसको? ग्लोबोसाइड्स, राइट। अब मान लो इस ग्लोबोसाइड में, ओके, नॉट ग्लोबोसाइड में, सी, ओके, इसी ग्लोबोसाइड में मान लो मैंने नाना ऐड कर दिया तो ये बन जाता है गैंग्लियोसाइड। ग्लोबोसाइड पता है हमको कैसे बना? नाना क्या है? एन एसेटाइल न्यूरामिनिक एसिड, एन एसेटाइल न्यूरामिनिक एसिड, राइट। सो फिर से ग्लाइकोलिपिड्स है मेरे पास। ग्लाइकोलिपिड में मैंने एक हेक्सोस शुगर डाला तो मुझे ग्लोबोसाइड्स मिला। ग्लोबोसाइड्स में मैंने नाना ऐड किया तो मुझे क्या मिला? गैंग्लियोसाइड्स मिला, ओके। ग्लोबोसाइड का इंपॉर्टेंस क्या है? ग्लोबोसाइड्स का इंपॉर्टेंस क्या है कि एक्चुअली आरबीसी के मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आरबीसी के मेम्ब्रेन का, ठीक है। सेम वे में गैंग्लियोसाइड्स कहाँ मिलेंगे? तो आंसर है जो नर्व फाइबर्स में जो माइलिनेशन होता है ना, उन माइलिनेशन को स्टेबिलिटी कोई प्रोवाइड कर सकता है तो वो गैंग्लियोसाइड्स हैं। सी, नाम से समझ में आ रहा है गैंग्लियोसाइड, जहाँ आप ऐसे वर्ड देखते हो ना आप नर्वस सिस्टम से रिलेट करो, ठीक है। गैंग्लियोसाइड्स क्या है? ऐसे लिपिड्स हैं जो नर्व फाइबर के माइलिनेशन को प्रोटेक्ट करते हैं या उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, बराबर, ओके। अभी ग्लोबोसाइड में मैंने नाना ऐड किया। ग्लोबोसाइड में मान लो मैं नाना की जगह मैं ऐड कर दूं सल्फेट्स,
क्या ऐड कर दूँ मैं, सल्फेट्स ऐड कर दूंगा। सी ग्लोबोसाइड्स में मैं नाना की जगह सल्फेट्स ऐड करता हूँ तो ये मुझे मिलके देगा सल्फोलिपिड्स। क्या देगा ये, सल्फोलिपिड्स देगा। सी सल्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट है, राइट। सल्फोलिपिड्स एक्चुअली क्या होता है, अगर अगर ये लिपिड्स एक्यूमुलेट करते हैं ना, सल्फोलिपिड्स ब्रेन में अगर एक्यूमुलेट कर जाते हैं ना, तो लिपिड स्टोरेज डिसीज हो जाता है, लिपिड स्टोरेज डिसीज कर सकता है, सिंपल, लिपिड स्टोरेज डिसीज हो सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो सल्फोलिपिड्स हैं, ओके, जो सल्फोलिपिड्स हैं इनका जो एक्यूमुलेशन होता है वो एक मेटाबॉलिक एरर है, एक मेटाबॉलिक एरर है जिसकी वजह से एक्यूमुलेट करता है, अदरवाइज एक्यूमुलेट नहीं करता है, ठीक है। आप ये नहीं सोचो कि अगर बन रहा है तो एक्यूमुलेट ही करेगा, नो, बनेगा तो एक्यूमुलेट करे ज़रूरी नहीं है, मेटाबॉलिक एरर्स हैं तो एक्यूमुलेट करेगा, वरना ये डिग्रेड हो जाता है, राइट, ओके। सो अगर एक्यूमुलेट कर जाता है तो इट विल बी एसोसिएटेड विद द लिपिड स्टोरेज डिसीज, एंड लिपिड स्टोरेज डिसीज को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो आई एम एंडिंग अप दिस पार्ट हियर। सो पसंद आए प्लीज़ आप लाइक करें, प्लीज़ आप शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड सी एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी है ना एकदम फैक्चुअल बातें हैं, काफ़ी एकदम से कॉम्प्लिकेटेड हो गया था चीज़ें, राइट। सिंपली हमने क्या क्या देखा, सिंपली हमने देखा लिपिड्स क्या होता है, लिपिड्स वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, राइट। फंक्शंस में हमने एक निमोनिक याद किया था सैड EMI पर, राइट। उसके बाद मैंने इसके क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन में सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड थे, राइट। सिंपल लिपिड मैंने देखा क्या होता है, सिर्फ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होंगे। कंपाउंड लिपिड्स में ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स के अलावा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, या तो वो फॉस्फोरिक एसिड होंगे या तो वो अदर देन फॉस्फोरिक एसिड्स होंगे, राइट, ओके। सो डिराइव्ड लिपिड्स क्या है, फैटी एसिड, ठीक है। क्यों डिराइव्ड है, नाम से समझ में आ रहा है वो, ठीक है। कंपाउंड लिपिड्स में जनरली फॉस्फोलिपिड हो चाहे ग्लाइकोलिपिड्स हो, वो अकेले में अनस्टेबल होते हैं, तो वो दोनों तीन कंपाउंड्स के साथ जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पर जुड़ा वो 3 कंपाउंड्स के साथ जुड़ा, एक इथेनॉलमाइन, एक कोलिन और एक ग्लिसरॉल, राइट। ग्लिसरॉल के साथ जुड़ने पर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है, वो है कार्डियोलिपिन, उसका एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है वो बताया, मायोकार्डियम से एक्सट्रैक्ट होता है। फॉस्फेटाइडिल कोलिन, अगेन देखा मैंने लेसिटिन क्या होता है, लंग सर्फेक्टेंट में हम एक्ट करते हैं इसको, लंग सर्फेक्टेंट में देखने को मिलता है। बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट था फॉस्फोलाइपेज A2, ये सेकेंड कार्बन में जो असाइल ग्रुप है आप उसको निकालता है, तो असाइल ग्रुप जो बनता है वो हमारा फूफा होता है, एंड रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बनता है वो लाइजोलेसिथिन होता है, राइट। एंड लाइजोलेसिथिन हीमोलाइटिक होता है, राइट, लाइजोलेसिथिन हीमोलाइटिक एजेंट होता है, राइट, ओके। सो फिर हमने फैटी एसिड्स देखा, फैटी एसिड्स में हमने सैचुरेटेड देखा, अनसैचुरेटेड देखा। सैचुरेटेड में 2 नाम थे, पामेटिक एसिड थे, स्टीरिक एसिड थे। अनसैचुरेटेड में ये नाम याद रखने हैं क्योंकि यही फ्रीक्वेंटली यही नाम ज़्यादातर यूज़ होते हैं, राइट। तो लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड ना याद क्या रखना एक्स्ट्रा, 3 डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, 3 होंगे एंड 4 होंगे डबल बॉन्ड, लाइन से। लिनोलिक में 2, लिनोलेनिक में 3, एराकिडोनिक में 4, सिंपल है। लिनोलिक छोटा वर्ड है इसलिए 2 डबल बॉन्ड, लिनोलेनिक बड़ा वर्ड है इसलिए 3 डबल बॉन्ड। 3 से 3 रिलेट कर सकते हो, ओमेगा 3 होगा, यहाँ पर ओमेगा 3 फैमिली को बिलोंग करता है, और जो बचता है ऊपर वाला ओमेगा 6 को बिलोंग करता है, ठीक है। फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंट क्या है, एक मेंटल इलनेस के लिए है, और दूसरा इसका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है। प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट का मतलब होता है सिंपली इन्फ्लेमेटरी एक्शन के अगेंस्ट काम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के अगेंस्ट काम करता है, हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करता है, और हाइपरलिपिडेमिया के अगेंस्ट काम करता है। इसलिए ओमेगा 3 फैटी एसिड काफ़ी अच्छा होता है, इंपॉर्टेंट है। फिश ऑयल में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है वो है पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। ये पेंटेनोइक एसिड नाम याद रखना है, फिश ऑयल में पेंटेनोइक एसिड मिलता है, राइट। कार्डियोलिपिन
क्लिनिकल उसका इंपॉर्टेंस है, राइट। एंड ग्लाइकोलिपिड्स, अगेन ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, यहाँ पर फ़र्क मैंने देखा था ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड में कि ग्लिसरॉल है एंड वहाँ पर आपका यहाँ पर ग्लिसरॉल है और वहाँ स्फिंगोसिन है, यहाँ पर फैटी एसिड है, वहाँ पर भी फैटी एसिड है, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड है और वहाँ पर हेक्सोज शुगर है, राइट। ओके, सो हियर आई एम एंडिंग अप. Thank you so much for watching this video. Thank you.